नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपके न सिर्फ कमोडिटी बाजार की खबरों से आपको रूबरू कराते हैं बल्कि ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट्स कमोडिटी बाजार से जुड़े आपके सवालों का जवाब भी देते हैं। गोल्ड सिल्वर हो, एग्री कमोडिटी हो या फिर बेस मेटल्स, इन तमाम कमोडिटीज़ के बेहतर ट्रेडिंग कॉल्स और ट्रेडिंग ट्रेड्स को समझना ज़रूरी है, तभी आप कमोडिटी बाजार के सफल ट्रेडर बन सकते हैं। आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप हमें भेजें 9136934058 पर अपने सवाल हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। कोई भी सवाल, सबसे पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम, फिर अपना कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेजें। आप हमारे सोशल मीडिया पेज फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम के जरिए भी सवालों को भेज सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हैं। रवि देवरा हैं, हेड ऑफ रिसर्च है और फंड मैनेजर हैं कुबरजी ग्रुप के, और वीरेंद्र वकील साहब हैं, कमोडिटी कंसल्टेंट, पैराडाइम कमोडिटी एडवाइजर से। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। चलिए सबसे पहले बात चांदी की कर लेते हैं, जहां पर अब गिरावट और गहराती जा रही है। 900 रुपए से ज्यादा की कमजोरी आ चुकी है। 61,000 के दहलीज पर एमसीएक्स पर चांदी है। वीरेंद्र सर, क्या लग रहा है चांदी में, क्या और गिरावट यहां से आपको दिख रही है, या इस गिरावट में मौके का फायदा उठाना चाहिए? आपको लग रहा है कि अब आगे पैसे बनेंगे, यहाँ पे खरीदने का मौका है ये? थोड़ा साइड जाना मैं प्रेफर करूंगा। जो चाइना रीओपन की जो बात थी वो स्टोरी वर्कआउट नहीं हो पाई है लास्ट वीक की, और मेटल्स में भी कमजोरी है, चांदी में भी कमजोरी है, तो मैं थोड़ा यहाँ से डाउन साइड देखता हूँ की उम्मीद और यहां से लग रही है। रवि जी, आपको कितनी डाउनसाइड की उम्मीद और लग रही है चांदी में? अगर किसी को खरीदारी करनी है तो कितनी गिरावट आने दे फिर खरीदें? 60,580 से 60,600 के करीब काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट सिल्वर में है, तो मुझे लग रहा है कि अगर वो लेवल के करीब आ जाता है तो वहां पे एक बार कॉन्ट्रैक्ट खोल लेना चाहिए। अभी जिस हिसाब से डॉलर इंडेक्स में रिकवरी है या मेटल्स की जो कमजोरी है, इसका सीधा प्रभाव वहां पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के पार्ट पे रहेगा। और काफी टाइम से देखे तो 60,000 से लेकर 63,000 के बिटवीन फंसा है, तो मुझे लग रहा है यही रेंज में रहेगा। बट जिसको भी बाय करना है वो 60,500 तक के वेट कर सकते हैं। चलिए, यानी 60,500 के आसपास यहाँ पर खरीदारी की सलाह है। गोल्ड को लेकर क्या व्यू है रवि जी आपका? कंपैरेटिव सिल्वर अभी भी आउट परफॉर्म है, बट 53 बियॉन्ड मुझे लग रहा है कि वहां पे सस्टेनेबिलिटी कम है। तो अगर प्राइसेस 53 के नजदीक आते हैं तो मेरे हिसाब से एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी, ट्रेडिंग के लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगी। 53,120 के स्टॉप लॉस के साथ सेल ऑन राइज स्ट्रेटेजी रखना है। डाउन साइड मेरा मानना है कि 50,500 तक के लेवल आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए। ओके, चलिए कुछ सवाल जवाब ले लेते हैं। अनुज गुप्ता है झांसी से, गोल्ड का इंट्राडे का नजरिया जानना चाह रहे हैं। गोल्ड में इंट्राडे में आज बचे हुए 6-7 घंटे के लिए वीरेंद्र सर क्या करना चाहिए गोल्ड में? 53,50 के आसपास मैं शॉर्ट प्रेफर करूंगा। 53,250 का स्टॉप लॉस रहेगा और 52,500-600 का टारगेट रहेगा। आज के दिन का कॉल है, वैसे 2-3 दिन भी आगे कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। 2 दिनों के लिए कर सकते हैं। आज 53,050 के आसपास यहाँ पर बेचने की सलाह है। 52,500 का टारगेट, 53,250 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगा लेना है। ये है गोल्ड की कॉल। अरविंद त्यागी है, जिंक में पूछना चाह रहे हैं कि आज क्या करना चाहिए जिंक में। रवि जी क्या करें जिंक में? जिंक में इंट्राडे के लिए प्रेशर, क्योंकि 270 लेवल का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ है, बट मुझे बेस मेटल थोड़ा वीक दिख रहा है। बट जिंक में मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत सपोर्टिव ट्रेंड 266-267 के बिटवीन है। तो इंट्राडे के लिए अगर करना है तो 267 के अगर एक बार बाय का बेट ले, मुझे लग रहा है कि वहां पे कॉन्ट्रा जाना बेटर रहेगा। कंपेटिटिव फंडामेंटली साउंड स्तर पे है, तो 265 के स्टॉप लॉस के साथ 267 के करीब कॉन्ट्रा कॉल ले। एक लिमिटेड अपसाइड 272 तक की जिंक में बन सकते हैं, तो बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी इंट्राडे के लिए बेटर काम कर सकता है। ओके, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी यहाँ पर काम कर सकती है। जो आज गिरावट भले ही है, लेकिन आप यहाँ पर नीचे में खरीदारी कर सकते हैं। नीरज जैन है दिल्ली से, सिल्वर मिनी है इनके पास, 62,320 रुपए पर खरीदा है। अब टारगेट जानना चाह रहे हैं। वीरेंद्र सर क्या टारगेट होगा? 62,320 रुपए की बाइंग है। फिलहाल तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इसकी जो रेंज रहेगी वो 60,500 से 63,500 की रहेगी। मार्केट काफी रफ चल रहा है पिछले कुछ दिनों से, और ये जो रैंडमनेस है वो अगली हेड मीटिंग तक यानी 13 दिसंबर तक ये बरकरार रहेगी शायद। अगले दर्शक है हमारे साथ, कृष्ण है दिल्ली से। कॉपर में क्या करना चाहिए इनका सवाल है। रवि जी कॉपर में क्या सलाह देंगे कृष्ण को?
कॉपर में बिक वाली की सलाह है, इसमें थोड़ा बहुत जो डॉलर इंडेक्स का मजबूत है, जिंक के अलावा मुझे बेस मेटल्स में थोड़ा कमजोरी दिख रहा है। कॉपर में अभी 686 तक के लेवल चल रहे हैं, तो वहां पे शॉर्ट करें। 690 वुड बी स्टॉप लॉस। डाउन साइड मुझे लग रहा है कि 678 तक के लेवल्स आपको 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में दिखने चाहिए, तो सेल का रिकमेंडेशन है। मुझे लग रहा है यहाँ पे इवनिंग सेशन में कमजोरी बढ़ सकती है। चलिए, अगले दर्शक हैं हमारे साथ, गुगले हैं महाराष्ट्र से। चांदी 2 लॉट है इनके पास, 62,125 रुपए में शॉर्ट कर रखा है, और साथ ही लॉन्ग है इनकी यूएसडी INR 120 लॉट है 8145 के लेवल पे। क्या सलाह देंगे बीरेन सर इनको चांदी में और यूएसडी INR में? यूएसडी INR में ऐसा देख रहा हूँ शायद 8220 तक जाएगा। फर्स्ट मंथ कॉन्ट्रैक्ट की बात है, मींस नवंबर एक्सपायरी वाला। और चांदी में ऐसा देख रहा हूँ कि ये सीमित दायरे का मार्केट है, इसकी रेंज शायद 61,000 से 63,000 की रहेगी। ओके, चलिए, तो ये गुगले जी के लिए जवाब था। अगले दर्शक हमारे साथ पवन है हिसार से। जनवरी 2023 तक के लिए ग्वार सीड का आउटलुक जानना चाह रहे हैं। बीरेन सर, क्या आउटलुक है आपका जनवरी 2023 तक के लिए? फिलहाल जो तेजी की रफ्तार है वो काफी तेज है। मैं इनिशियली तेजी में था दिवाली के पहले, बट अब इस भाव से मुझे बाइंग में ऐसा लग रहा है कि इस भाव की गोवर की बाइंग में कमाने का 300 है, खोने का 500 है, तो मैं बाइंग कम प्रेफर करूंगा। आपका व्यू क्या है जनवरी तक के लिए? जिस तरह की तेजी दिखी है ग्वार सीड ग्वारगम में, 20% भाव चल चुके हैं महीने भर में ग्वार सीड के। जनवरी 2023 तक के लिए क्या उम्मीद करें ग्वार सीड में, रवि जी? जरूर से मेरा भी सेम व्यू था। अगर लेवल स्पेसिफिक बात करें तो नीचे हम 4500 से गुआर सीड में बाई में थे, बट मुझे अभी लग रहा है कि थोड़े रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। बट अगर ट्रेड लेना है तो आई थिंक के बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी रखे। लिमिटेड अपसाइड है, अभी 6000 के बियॉन्ड में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो आपको जनवरी तक भी रुक के कुछ इतना परसेंटेज में रिटर्न नहीं मिलेगा, तो आप 5200 तक का वेट करें। अगर 5200 के करीब आ जाता है तो 6000 तक के टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं। अदरवाइज ये लेवल पे मुझे लग रहा है कि वहां पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छे नहीं दिख रहे। अगर आप स्पॉट मार्केट के व्यापारी है या स्पॉट में आपका गुआर है तो 6000 के करीब एक बार बिक वाली का मौका ढूंढे। ओके, अगले दर्शक है महेंद्र पटीदार हैं, खाम MP से हैं। कपास का भाव दिसंबर तक क्या देख रहे हैं? बीरेन सर, क्या लग रहा है दिसंबर तक कॉटन का भाव? की मार्केट थोड़ी कमजोर लग रही है। निकलती सीजन में ही जो तेजी आई, आज मार्केट फिजिकल काफी इसमें वॉलेटिलिटी काफी है आज, और बट ऐसा लग रहा है कि 2-4 दिन में अराइवल का प्रेशर बढ़ना चाहिए। इस भाव के कपास पे मैं लॉन्ग नहीं रहूंगा, मैं बाई साइड नहीं प्रेफर करूंगा। नरेश कुमार हैं चेन्नई से, 62,820 रुपए में चांदी खरीद रखा है। क्या करना चाहिए, इंतजार करें या बेच दे? रवि जी? 60,500 का स्टॉप लॉस ध्यान में रखें, माइंड में रखें। और जैसे आगे बीरेन जी भी बात कर रहे थे, 60,500 से 63,000 की रेंज काफी टाइम से बनी हुई है, तो मुझे लग रहा है कि अभी ये लेवल पे निकलना नहीं चाहिए। 60,500 के लेवल का स्टॉप लॉस लगा के एक बार 60,300-200 तक के लेवल आए तो तब निकलना चाहिए। ये लेवल में ऑलरेडी अच्छी करेक्शन आ चुकी है, तो थोड़ा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। अगले दर्शक है संदीप अरोड़ा हैं फरीदाबाद से, क्रूड पर राय जानना चाह रहे थे। बीरेन जी, क्रूड पर क्या सलाह देंगे इनको? क्रूड पर मार्केट हो सकता है, रवि भाई इसमें हेल्प आउट करेंगे, क्योंकि ये प्योर बैटिंग प्रोडक्ट है, तो मैं प्लेन बेट मुझे इसमें समझ नहीं आती अभी। रवि जी, क्रूड पर क्या सलाह है, किस तरह से ट्रेड करना चाहिए? अगर कुछ ऑप्शंस की स्ट्रेटजी हो वो भी बता दे, या फ्यूचर्स में ट्रेड करना चाहिए, बताइए। फ्यूचर में 6910 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर ये लेवल के ऊपर चलता है तो मेरे हिसाब से इंट्राडे के लिए बाय करके चलना चाहिए। 7020 का टारगेट रहेगा 6860 के स्टॉप लॉस के साथ। ये छोटे स्टॉप लॉस मैंने रिकमेंड किया है, बट ये ब्रेकआउट पे बाय करें। अगर आप थोड़े बहुत ऑप्शन जानते हैं, 7000 का स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है वो करंट लेवल पे बाय किया जा सकता है। नीचे 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस एंड 60 पॉइंट तक के लेवल्स आपको ये कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं, तो बेटर है कि कॉल ऑप्शन से करें। 7000 का कॉल ऑप्शन ये रेट पे बाय करके नीचे 30 पॉइंट का
स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ओके, 7000 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह आपको दी जा रही है। अगले दर्शक हैं इसके बंसल है ग्वालियर से। लेड इन्होंने 175 रुपए पर शॉर्ट कर रखा है। बीरेन सर, क्या करना चाहिए? काफ़ी भाव ऊपर जा चुके हैं, काफ़ी समय से होल्ड कर रहे हैं, क्या अब इनको बने रहना चाहिए या निकल जाने में समझदारी होगी? अगर 186.60 के ऊपर आज के दिन में बंद आता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए, और नीचे में अगर 177.50 178 अगर आता है तो वहाँ छोटा सा ₹2 का लॉस होगा, वो बुक करके निकल जाना चाहिए। ओके, चलिए अगले दर्शक हैं रवि कुमार हैं। 10 टन गेहूं है इनके पास, हाजिर में रखा हुआ है माल। 15 दिनों में क्या भाव होगा? बीरेन सर, क्या भाव देख रहे हैं? क्या जिस तरह की तेजी गेहूं की कीमतों में आई है, करीब करीब महीने भर में 3.5% दाम बढ़े हैं गेहूं के, साल भर में 11%, आटा भी उसी रफ्तार से बढ़ा है। क्या अब और तेजी की गुंजाइश लग रही है? क्योंकि बुआई भी रफ्तार में है, हालांकि नई आवक आने में अभी वक्त है, और सरकार के पास जो स्टॉक है वो भी पिछले साल के मुकाबले आधा है। कि आप क्या सलाह देंगे? 15 दिनों में कुछ मूवमेंट आएगा क्या भाव में? टाइमिंग मैं ऑलवेज अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जो हमारी लीनियर थिंकिंग है ना, तो हम ऐसा मानते हैं कि भाई आगरा से दिल्ली जाएंगे तो बीच में मथुरा आएगा, बट हो सकता है कि गाड़ी राउंड ट्रिप भी जाए, तो मैं टाइमिंग में नहीं जाऊंगा। बट पर्टिकुलर गेहूं की बात है तो गवर्नमेंट के स्टॉक और गवर्नमेंट के पॉलिसी डिसीजन इसमें अहमियत रखते हैं। अगर इंपोर्ट ड्यूटी कट हुई तो थोड़ा गिर सकता है, बट इन्वेंट्री बेहद कम है, तो मैं ऐसा मानता हूं कि अगला जो सीजन है स्पेशली जनवरी महीने का, वो काफी टाइट रहेगा माल के हिसाब से, और अगर गवर्नमेंट सप्लाई नहीं आया तो मार्केट 3032 तक जाएंगे। ओके, चलिए अब बात कर लेते हैं दलहन की, और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एफ्टा के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा जी हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, दालों के दाम धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो गए हैं, हालांकि सरकार की तरफ से तमाम तरह की कोशिश की जा रही है, चाहे वो इंपोर्ट के जरिए हो, चाहे वो अफ्रीका से आने वाले तुअर का इंपोर्ट हो, या फिर लेंटिल का जो इस तरह से एक्सपोर्ट कनाडा से बढ़ा हो, या चने की तो सप्लाई यहाँ पर पर्याप्त है ही, और टेंडर भी डेली बेसिस पे पर्याप्त मात्रा में जारी किए जा रहे हैं नाफेड की तरफ से। तो इन तमाम फैक्टर्स के बाद भी अभी भी दाम, सर जुलाई में हमने एक प्रोग्राम किया था, उस दौरान हमने आम आदमी की थाली दिखाने की कोशिश की थी, जहां पर उस समय का जो भाव था वो मैं भाव से कंपेयर कर रहा हूं। 68 रुपए के आसपास चना दाल था जो 75 रुपए दिख रहा है, तुअर 95 से 113 हो चुका है, उड़द 97 से 109 हो चुका है, और बाकी दाल की कीमतें भी करीब करीब बढ़े ही हैं। क्या लग रहा है, सरकार की कोशिशों का फायदा होगा? अब यहां से कीमतों में नरमी आएगी क्या? बलदेवा जी। देखिए विश्व मोहन जी, पिछले यदि 15 दिन की बात करूं तो दालों के भाव में लगातार नरमी रही है। सरकार का जो केवल कंसर्न है वो कंसर्न केवल तुअर दाल को लेके है, क्योंकि सरकार को ऐसा लगता था कि 2.5-3 लाख टन जब अफ्रीका से तुअर आएगी तो यहाँ की तुअर की कीमतों में गिरावट आएगी, क्योंकि यहाँ पे तुअर की सप्लाई अच्छी नहीं थी, और म्यांमार से आने में भी अभी देरी है, और हालांकि म्यांमार की नई फसल अच्छी है लेकिन अभी माल आने में देरी है, और देश की फसल भी पिछले साल से कुछ कम ही बता रहे हैं। तो इन सबको देखते हुए सप्लाई कम रहने से कीमतों में इसमें गिरावट नहीं आ रही थी। तो सरकार को सबसे बड़ा कंसर्न केवल तुअर को लेके है। जहां तक मूंग की बात करें, मूंग सरकार के पास एक अच्छी क्वांटिटी है, और मुझे लगता है कि मूंग में सरकार को कोई विशेष कंसर्न नहीं है, क्योंकि 4 लाख टन मूंग जो है सरकार के पास स्टॉक है, इसलिए सरकार कोई भी भाव बढ़ते हैं तो इसको दे सकती है, और वैसे भी एमएसपी से नीचे मूंग चल रही है। जहाँ तक मसूर की बात है, मसूर में नई फसल ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से आ रही है, तो मुझे लगता है कि वहां आने के बाद इसकी कीमतों में अभी गिरावट चालू हुई है और गिरावट आएगी। चने की बात करें तो चना तो बल्कि सरकार का कंसर्न है कि नई फसल में चना किसानों को भाव अच्छा कहाँ मिलेगा, किससे मिलेगा, इसके बारे में कंसर्न है, क्योंकि चना जो है अभी भी 26 से 27 लाख टन सरकार के पास पड़ा है, जो एक सफिशिएंट मात्रा में है, और किसानों और ट्रेडर्स के पास भी चना है। इसलिए मुझे लगता है कि चने में कुछ कंसर्न नहीं है। उड़द में चूंकि क्वालिटी खराब हुई है, नीचे ऊपर सभी भाव बिक रहा है, इसलिए सरकार को माल हालांकि कम मिल रहा है, लेकिन उड़द का भाव सरकार के रिटेल प्राइस के हिसाब से कुछ कम हुआ है, तो सरकार को उड़द में भी कंसर्न नहीं है। इसलिए मैं कहूंगा कि केवल
तुअर को लेके सरकार को कंसर्न है। तुअर में ही आपने देखा कि सरकार बार बार स्टेप उठा रही है और इसलिए तुअर में सतर्क रहने की आवश्यकता है। ओके, यानी तुअर को छोड़कर बाकी दालों को लेकर चिंता नहीं है, हालांकि आप ग्राउंड पर ज्यादा समझते हैं चीजों को। और 15 दिनों में किसी तरह की तेजी नहीं आई है, हालांकि हम जुलाई से वो कंपेयर कर रहे थे, इस वजह से भाव आपको ऊपर की तरफ देख रहे थे। सर, अब चना की बात कर रहे थे, आपने कहा कि चना एक भाव किसानों को कैसे बेहतर भाव मिलो, एक अभी भी एक कंसर्न एरिया है और जिस तरह की संभावना दिख रही है, क्योंकि बुआई भी अब तेजी से बढ़ रही है। हालांकि बुआई जो रिपोर्ट आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि इस साल कुछ राज्य, कुछ पॉकेट्स ऐसे होंगे एमपी, राजस्थान, यूपी में, जहां पर पिछले साल के मुकाबले बुआई कम हो सकती है और देश भर की कुल बुआई 7 से 8% चने की कम रह सकती है। तो क्या इससे कीमतों को कुछ फायदा मिलेगा और एमएसपी के ऊपर भाव जाने की उम्मीद लग रही है क्या? जहाँ तक एमपी और महाराष्ट्र की बात करूं तो मुझे लगता है काफी जल्दी है। मैं इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा क्योंकि मैं ये 15 दिसंबर तक हमें क्लोजली बात करना होगा। बिल्कुल। हाँ, गुजरात की जहाँ तक गुजरात की बात करें तो तीसरे साल गुजरात के किसान जो है चने की खेती नहीं करते हैं। पिछले 2 साल देखा है कि हमने काफी अच्छी खेती हुई है और तीसरे साल उसी खेत में यदि किसान पैदावार करता है तो इसकी यील्ड कम रहती है। ये गुजरात की मिट्टी के चलते ऐसा होता है। इसलिए मुझे लगता है कि गुजरात में जरूर एक कंसर्न रहना चाहिए और बिजाई जो है 20 से 30% कम होनी चाहिए। बाकी स्टेट में राजस्थान, एमपी और महाराष्ट्र में कैसा रहता है, ये 15 दिसंबर के आसपास इसको क्लोजली वॉच करके हमें निर्णय लेना होगा। 7-8% यदि बुआई कम रहती है तो कीमतों में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा मैंने बोला, सरकार के पास एक अच्छा क्वांटिटी माल है, लेकिन यदि 20 से 25% बिजाई कम होती है तो डेफिनेटली इसमें जनवरी के बाद तेजी चालू होगी। ओके, यानी कुल मिलाकर चिंता चने को लेकर भी नहीं, हालांकि चना तो वैसे भी भाव कम ही थे, लेकिन अब दाम अभी भी जिस तरह की संभावना बन रही है उसमें दायरे में ही रहने की संभावना है और भाव यहां से ऊपर जाने की उम्मीद नहीं लग रही है। और अभी भी 25 लाख टन के आसपास नेफेड का स्टॉक है, जिसमें 15 लाख टन चने का स्टॉक राज्यों को रियायती दाम पर सप्लाई किया जाएगा। सर, ये रियायती दाम पे क्या सप्लाई, कितने डिस्काउंट पर किया जाएगा नेफेड की तरफ से, जो 15 लाख टन सप्लाई होना है राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों को? ये जो मिड डे मील वगैरह जो स्कीम है उसमें ऑलरेडी हो रहा है। यूपी में ऑलरेडी चल रहा है, राजस्थान में कभी होता है, कभी चल रहा होता है और साउथ के कई स्टेट में चला होता है, वेस्ट बंगाल में चल रहा होता है। तो ये महिला कल्याण विकास और मिड डे मील में, स्कूल में, ये सब में विभिन्न योजनाएं हैं जिसमें ऑलरेडी ये स्कीम चल रही है। उसी स्कीम के चलते 15 लाख टन जो है सरकार ने रिजर्व किया। ओके सर, 15 के ऊपर जो 10 लाख टन है, क्या अगर ये खुले बाजार में बेचेंगे, क्योंकि आगे की खरीदारी से पहले बेचना होगा, तो क्या इससे दाम पर और दबाव बढ़ने का डर तो नहीं है? ये 15 लाख टन यदि सप्लाई होता है तो ये भी खुले बाजार में सेल को ही इफेक्ट करता है, क्योंकि जो लेने वाले होते हैं उनको सरकार की तरफ से बहुत कम भाव में माल मिल जाता है। बिल्कुल, 8 रुपए तक का खबर है कि 8 रुपए प्रति किलो का डिस्काउंट यहाँ पे मिलता है। सर, बाकी बचे भी अगर खुले बाजार में अगर बेचेंगे, अगर पूरा आगे के बफर स्टॉक बनाने के लिए, तो क्या इससे और प्रेशर तो बन सकता है चने में क्या? बिल्कुल लगता है, लेकिन ये देखना होगा बिजाई पे। यदि बिजाई यदि कम रहती है तो प्लांट वाले माल लेने को आ जाएंगे। तो सरकार के पास इतना माल है तो 8 लाख टन माल जो है टोटल क्रॉप का केवल 5-6% हुआ, तो मुझे लगता है कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, यानी कुल मिलाकर चने इतना ब्रीदर दे रहा है कि अगर बाकी दालों में अगर चिंता होगी भी तो यहाँ से ब्रीदर आएगा। हालांकि आपने ये भी कहा कि लेंटिल को लेकर चिंता नहीं, कनाडा से सप्लाई बढ़ ही रही है, बुआई भी चल रही है और साथ ही मूंग की पर्याप्त सप्लाई है और उड़द के दाम ऑलरेडी रिटेल भाव कम हुए हैं। केवल एक चिंता तुअर को लेकर है, वो भी नवंबर में बम्पर इंपोर्ट की खबर आ रही है। शुक्रिया बलदेवा जी, आपने वक्त निकाला, पूरा मार्केट की ताज़ा स्थिति क्या है वो समझा दिया। चलिए वापस से लौटते हैं, हमारे साथ बीरेन वकील जी और रवि देवरा दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सवाल जवाब हम उनसे कर रहे थे। एक सवाल एग्री मार्केट को लेकर ही है, कैस्टर को लेकर। विक्रम है दिल्ली से, कैस्टर के बारे में भाव भी जानना चाह रहे हैं और फसल की स्थिति भी जानना चाह रहे हैं। बीरेन सर, आप काफ़ी उस फील्ड को विजिट करते हैं, आप ही बताइए सर कैस्टर में। फसल काफी अच्छी है, पिछले 3 महीने के एक्सपोर्ट्स अपेक्षा से विपरीत रहे, काफी कमजोर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अगले 1-2 महीने में इसमें 200-300 रुपये का करेक्शन पर क्विंटल आ सकता है। 200-300 रुपये का। आप कैस्टर पर आपका व्यू क्या बन रहा है भाव को लेकर रवि जी?
हाँ, वो काफी रेंज में फंसा है। अगर कैस्टर की बात करें तो काफी महीनों से वो नीचे 7200 ब्रेक नहीं कर रहा। अपर साइड 7700 का रेजिस्टेंस है। मुझे लग रहा है कि उसमें अभी इमीडिएट सप्लाई तो नहीं आएगी, तो आई थिंक कि थोड़ा मार्केट ये रेंज में ही रहना चाहिए। बट सेल ऑन राइज का स्ट्रेटेजी एक अच्छा कमा सकता है, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा बायर चाइना है और वहां पे इकोनॉमी को लेके कुछ ना कुछ डेवलपमेंट चल रहा है। वो एक दिन पॉजिटिव एक दिन नेगेटिव, तो एक वोलेटिलिटी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर 7580 7580 के करीब कैस्टर मिलता है तो 7700 के स्टॉप लॉस के साथ वहां पे सेल करना है। शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि 7200 तक के लेवल आपको दिखने चाहिए। अगले दर्शक संजय यादव है, सरसों को लेकर इनका सवाल है कि सरसों उनके पास स्टॉक है, क्या करना चाहिए, बने रहें या फिर निकल जाए मौजूदा भाव पर? क्या सलाह देंगे बीरेन सर इनको? इसमें छोटी एक आध महीने की टाइम विंडो है उनके पास। अभी रेप खल काफी मजबूत हो गई, 24 रुपया का 27 रुपया हो गया। तेलों में थोड़ी नरमी है क्योंकि तेल काफी बढ़ चुका था, कच्ची घानी, बट फिर भी मेरे हिसाब से एक आध महीना वो बने रह सकते हैं। 15 फरवरी 30 फरवरी सॉरी 15 जनवरी 1 फरवरी के बीच को एग्जिट ले लेनी चाहिए। आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर वीरेंद्र सर की अगर सलाह मानते हैं तो। अगले दर्शक हैं पवन कुमार है कानपुर से, एल्युमिनियम में आज क्या करें और नेचुरल गैस में क्या करें? रवि जी क्या सलाह देंगे एल्युमिनियम और एनजी दोनों में? एल्यूमिनियम में मैंने ऑलरेडी सेल की रिकमेंडेशन दी है। 208.80 के करीब मेरी बिक वाली की सलाह एल्यूमिनियम में रहेगी। 204 का टारगेट है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन का, और 210.40 का स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है कि वहां पे थोड़ा अनवाइंडिंग रहेगा, और जो न्यूज थे कि एलएमई पे चाइनीज रशियन मेटल बैन नहीं हो गए, तो वहां पे प्रभाव एक्सपायरी के जितनी नजदीक जाएंगे वहां पे सेलिंग साइड रहेगा। नेचुरल गैस काफी चल चुका है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा कॉशियस रहे, बट 510 512 के करीब एक बार अच्छा सपोर्ट रेंज है, वहां पे मिलता है। 505 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करना है। मुझे लग रहा है कि 530 से लेके जो 535 है वो टारगेट आपको इंट्राडे में ही देखने को मिल सकता है। दर्शक है मोहम्मद फरहान है रामपुर यूपी से, मेंथा पर, मेंथा ऑयल पर जानना चाह रहे हैं। वीरेंद्र सर क्या सलाह होगी, मेंथा में तेजी आएगी क्या? अपसाइड में बेचना चाहिए, मींस 980 990 का टॉप है, 980 के आसपास बेचना चाहिए, और 1005 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 940 945 पे ट्रैफिक वो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। चलिए, तो ये व्यू है मेंथा को लेकर। शुक्रिया रवि जी आपका, वीरेंद्र सर आपका, आप लोगों ने वक्त निकाला और पूरे मार्केट की स्थिति भी समझाई और दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए। तो कमोडिटी निवेश को यहीं समेटते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे स्वदेश विशेष। नमस्कार।